मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है भविष्य में भी आ सकती हैं समस्याएं। जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके उनका भी रखना होगा खास ख्याल। बहुरूपिया कोरोना रोज पहचान और लक्षण बदल रहा है। फेफड़ों के बाद ये दूसरे अंगों को भी चपेट में लेने लगा है। ऐसे में सही पहचान और इलाज तक सतर्क रहने में ही भलाई है। वैज्ञानिकों का कहना है वायरस के चपेट में आने वाले को आगे भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि वायरस शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। भविष्य में यह 6 समस्याएं आ सकती हैं। पहला, फेफड़ों में तकलीफ। डॉक्टर का कहना है कि वायरस जितना अधिक फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगा, तकलीफ उतनी अधिक होने की संभावना है। सांस संबंधी तकलीफ बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, जो एक बहुत अपने आप में टफ वर्क है। लीवर को नुकसान। 34 इन्फेक्टेड को लीवर फंक्शन टेस्ट में पता चला कि वायरस के ठीक होने पर भी लीवर के काम की प्रक्रिया बदल चुकी है। ऐसे में पेट में मरोड़ और पाचन में तकलीफ हो सकती है। संक्रमण से मुक्ति के बाद लीवर में तकलीफ पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना पड़ेगा और परहेज करना पड़ेगा। तीसरा, हृदय पर असर। विशेषज्ञ बताते हैं कि तेज बुखार से हृदय की मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है। वायरस के कारण हृदय प्रभावित होता है। हार्ट अटैक आ सकता है। संक्रमित हृदय रोगी खास ध्यान रखें और समय समय पर कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें और अपना नियमित जांच कराते रहें। चौथा, मांसपेशी को नुकसान। विशेषज्ञ के अनुसार बिस्तर पर रहने से मरीज को मांसपेशियों की ताकत 3 से 11% तक घटती है। 14 से अधिक दिन तक इलाज चलने के लिए क्वारंटीन अवधि के दौरान कोरोना मरीज को ये खतरा और भी ज़्यादा है। 5वां समस्या, सांस फूलने की समस्या।
विशेषज्ञ कहते हैं कि स्वस्थ हुए मरीज में 1 माह बाद भी सांस फूलने की समस्या हो सकती है। इसे ठीक होने में समय लगता है। संभव है कि कुछ लोगों को पूरी जिंदगी ये समस्या रहे। ऐसे में डॉक्टरी सलाह लेते रहें। छठा है मानसिक समस्या। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ का कहना है कि SARS के मरीजों में चिंता और घबराहट जैसी समस्या रही। महामारी मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालती है। कुछ तनाव और अवसाद में आ जाते हैं। इन लक्षणों पर डॉक्टरी सलाह लेने की तत्काल जरूरत है। 1000 केंद्रों पर जेनेटिक सीक्वेंसिंग। CSIR और प्रौद्योगिकी विभाग 1000 स्थानों पर कोरोना की जेनेटिक सीक्वेंसिंग का काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बताया कि देश में करीब 6 टीकों पर काम चल रहा है। इनमें से 4 पर काम ठीक ठाक आगे बढ़ चुका है। देश में रोज 1.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का निर्माण हो रहा है। उन्होंने बताया कि हम तेजी से स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट का उत्पादन करने की ओर अग्रसर हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों से वर्चुअल संवाद में हर्षवर्धन ने कहा कि अगर अंतिम जरूरतमंद तक जरूरी संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने में ही सफलता निहित है। कुछ हफ्तों में जंग जीतेंगे, ऐसी आशा की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जंग में दूसरे प्रभावित देशों की तुलना में भारत हर मोर्चे पर अच्छा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ ही हफ्तों में इससे जीतने में सक्षम होगा और जरूरी वैक्सीन या टीका तैयार कर ली जाएगी और इसमें पब्लिक को निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। वो आशावान रहें और साथ में धैर्य से ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताए गए सभी मापदंडों का पालन करें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। क्या मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? भारत में कोविड-19 के मामले 74,000 से अधिक हो चुके हैं। साथ ही इसके कारण अब तक 2400 से अधिक लोगों की मौत तक की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 24,000 से अधिक मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोगों को सलाह दी थी। लोगों से कहा गया था कि वो अपने अपने घरों में ही रहें और आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकले। इसके चलते ही सरकार ने 17 मई को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लेकिन जिन इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या कम थी, वहीं लॉकडाउन में ढील देना भी शुरू किया। लेकिन भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति मास्क से अपना मुंह ढके। भारत समेत कई और देशों में भी धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना शुरू किया है और लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। लोगों से कहा गया है कि वे सफाई का ध्यान रखें, हाथों को नियमित तौर पर साफ करते रहें, मास्क पहने और एक दूसरे से संपर्क में कम आए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या मास्क पहनने से बचाव संभव है या क्या मास्क पहनना सुरक्षित है? लेकिन जितना आसान आप इस सवाल का जवाब सोच रहे हैं उतना है नहीं। बहुत से देश जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर में लोगों को सलाह दी गई है कि अगर वो बीमार नहीं है तो मास्क ना ही पहने। यह सलाह विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार पर जारी की गई है और संभवतः यही कारण है कि आपने इन देशों को सड़कों पे बहुत से लोगों को मास्क पहनते हुए देखा होगा। लेकिन बहुत से देशों में मसलन चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान में मास्क पहनना एक सोशल कल्चर बन गया है। और अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखा है। जो लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका तर्क है कि यह पहनना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि हो सकता है कि जो लोग स्वस्थ लग रहे हों उनमें भी वायरस हो। हालांकि मास्क पहनना है या नहीं पहनना है ये एक विवादास्पद मुद्दा है। वहीं ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें लोग मास्क पहन रहे लोगों पर हमले भी किए हुए।
क्योंकि ज्यादातर देशों में मास्क पहनने का चलन बिल्कुल नहीं रहा है। इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया में मास्क नहीं पहनने वालों को गलत माना जा रहा है और कई इमारतों में तो बिना मास्क पहने लोगों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क कब पहने? अगर आप स्वस्थ हैं तो उस स्थिति में आपको मास्क पहनने की जरूरत तभी है जब आप किसी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं। अगर आपको सर्दी है या फिर खांसी आ रही है, गले में खराश है और थकान है तो मास्क पहने और घर पर ही रहें। कुछ लोगों को लगता है कि मास्क पहन लिया तो सुरक्षित हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मास्क पहनना तभी कारगर साबित होगा जब आपके हाथ भी साफ रहें। समय समय पर अपने हाथ साफ करते रहें और हाथ साफ करने के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड सॉप या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको इसे पहनने और इस्तेमाल करने का तरीका पता हो। कैसे पहने और इस्तेमाल करें मास्क? मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को जरूर साफ करें। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या सॉप से हाथों को अच्छी तरह साफ करें। मास्क ऐसे पहने कि मुंह और नाक पूरी तरह ढके और कोशिश करें कि आपके मास्क और मुंह के बीच कोई गैप ना रहे। मास्क पहनते समय मास्क को ना छुएं। मास्क की बेल्ट से ही उसे पहनें। मास्क को जितनी जल्दी हो सके बदलते रहें और कोशिश करें कि सिंगल यूज मास्क को ही रीयूज करने से बचें। जब आप मास्क उतार रहे हों तो उसे पीछे की ओर से उतारें। सामने की तरफ से उसे हाथ ना लगाएं। मास्क को उतारने के लिए तुरंत बाद उसे डिस्कार्ड कर दें। इस्तेमाल किए गए मास्क को ढक्कन वाले कूड़ेदान में ही डालें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, शीर्ष के पुलिस अधिकारियों ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद असामाजिक स्थिति आने की संभावना है, क्योंकि लोग मास्क पहन के घूमेंगे, इसलिए पहचान करना मुश्किल होगा। इसलिए कुछ सावधानियां आप लोग बरतिएगा। जैसे महंगे सामान लेके घर से ना निकलिएगा, अधिक धन लेके ना निकलिएगा, दरवाजे पे कोई भी घंटी बजाए सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इस समय क्राइम बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पहचान करना मुश्किल होगा। लोग मास्क में होंगे। पब्लिक प्लेस पे आप फ़ोन मत ज़्यादा यूज़ करिए, कोई छीन सकता है। महंगी ईयरिंग चेन पहन के लेडीज़ बाहर ना निकलें। पैसे ज़्यादा हाथ में कैरी करके ना निकलें। किसी अजनबी को लिफ्ट ना दें अपनी गाड़ी में। थोड़ा सा सतर्क रहें। बच्चों का विशेष ख्याल रखें, उन्हें बाहर ना ही निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आप खास कर ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन खुलने की स्थिति में है, इसलिए मैं बता नहीं है। सब कमा सकते हैं, कमा रहे हैं और भी कमाएंगे, लेकिन धन कमाने के साथ साथ दुआएं कमानी हैं, ब्लेसिंग्स कमानी हैं, क्योंकि धन हमारे घर में सिर्फ चीजें लेकर आएगा। ब्लेसिंग्स हमारे घर में खुशी, सुख, प्यार लेकर आएगा। तो कभी भी कारोबार करते समय कभी भी थोड़ा भी किसी को चीट, थोड़ा भी किसी को एक्सप्लॉइट, तो वो धन जो कमाया वो धन अपने साथ किसी का दर्द लेकर आया। आपको एक दुकानदार अगर सब्जी फ्रूट के लिफाफे में एक सड़ा हुआ फ्रूट भी दे देता है ना, होता है ना कभी कभी, 4 अच्छे हैं ऊपर नीचे एक, पता है आपको जानबूझ के उसने रख दिया, घर आकर उसको कैसे कैसे बॉल्स भेजते हैं या नहीं भेजते? एक एप्पल के लिए भी हम किसी को कौन सी एनर्जी दे देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और यही अगर हमें कोई फ्रूट वाला कहे नहीं आज फ्रेश नहीं है, आप मेरे से नहीं लो, तो हम उसको कौन सी एनर्जी देते हैं? क्योंकि उसने अपने फायदे से पहले हमारा फायदा सोचा। दिस शुड बी द रूल ऑफ बिजनेस। अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचो। अपना फायदा तो सब कर सकते हैं, लेकिन अपने फायदे से पहले अगर सामने वाले का फायदा सोचा तो धन तो कमाया ही कमाया, लेकिन साथ में क्या कमाएंगे?
क्या ऐसे दुकानदार कभी मिलता है आपको जो कहते हैं आज मेरे से नहीं लो, ब्रेड फ्रेश नहीं है, फ्रूट फ्रेश नहीं है? ऐसे मिलते हैं कभी कभी? मिलते हैं ना कभी कभी, ऑफ कोर्स मिलते हैं। घर जाने के बाद हम उनको कैसी एनर्जी देते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं उनके लिए, और फिर हम वो बात सिर्फ अपने तक नहीं रखते, 4-5 लोगों को बताते हैं ना, आज पता क्या हुआ, आज पता क्या हुआ। बताओ दुकानदार कितनी कमाल का है। वो 4-5 लोग भी फिर उसके बारे में कैसा सोचेंगे? उस दिन उस दुकानदार ने पैसे नहीं कमाए, उस दिन उसका नुकसान हुआ पैसों के मामले में, लेकिन उस दिन उस दुकानदार ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स कमाई। उस दिन के बाद हम किस दुकान पर जाएंगे? हमेशा हम हमेशा, और वो 5 लोग, और वो 5 लोग जितने लोगों को बोलेंगे वो सारे उस दुकानदार के पास जाएंगे। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना धन कमाएंगे। ये 100% गारंटी, ये 100% गारंटी। ये करके देखना है। हर टाइम अपने फायदे का सोचते सोचते हम ऐसे हो गए हैं अंदर टाइट। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है, हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। इससे आया उससे आया, इसे किसी से जोड़ो ना, रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना, रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। हुआ कोरोना जो तुझको, तू किसके दर पर जाएगा? ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा, ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। किसने तुम्हें दिमाग दिया, किसने तुमको भड़काया है? मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है, मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है, हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। दुनिया भर में इस वायरस ने खूनी खेल रचाया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है, खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। सावधान बस वही नहीं जिसको इसका एहसास नहीं, कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। इस बीमारी से कुछ ना कुछ हिंदुस्तानी सीखेंगे, कई बीमारी जीती है कोरोना से भी जीतेंगे, कई बीमारी जीती है कोरोना से भी जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वो हमारे ही किए का फल है, ऐसा गौतम बुद्ध का उपदेश संदेश है। हमने बचपन में पढ़ा भी है, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से हो। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं, वे अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं, उन्हें कर्म की ही शरण जाता है।
कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी उनके वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वो हमारे ही किए का फल है। हम जैसा चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं। कर्म का विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि उनके उद्गम के भी 3 स्थान हैं, मन, वचन और कर्म। मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक, वाचिक और कायिक, शारीरिक। कायिक, जो कर्म कायिक है सामान्यतः उसे ही प्रधानता दी जाती है क्योंकि वही दिखाई देता है, जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना इत्यादि। वाचिक, किसी को गाली देना, अपशब्द कहना या बुराई करना आदि, इसे भी थोड़ी गंभीरता से लिया जाता है। तीसरा है मानसिक, किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना। इसे सामान्यतः बहुत ही मामूली बात समझा जाता है, परंतु वास्तव में यह मूल्यांकन गलत है। वस्तुतः कर्म इसके विपरीत है। मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शेष दोनों प्रकार के कर्म, वाचिक और कायिक, का उद्भव इसी मूल मन से ही होता है। जो कुछ भी बोला या किया जाता है उसका विचार पहले मन में ही उठता है। इसलिए किसी भी क्रम का मूल्यांकन करने से पहले उस समय मन की भावना को देखना होगा। उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ एक डॉक्टर या वैद्य और एक हत्यारे का उदाहरण। दोनों ही शस्त्र का उपयोग करते हैं। दोनों की शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु डॉक्टर का कोई दोष नहीं देता, हत्यारे को दंड मिलता है। क्यों? छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार करने की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ़ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ़ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हुए या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का चक्का, और यदि निर्मल बात से बोलते या करते हैं तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। कर्म राग द्वेष के जनक हैं। हमारे मन की अनचाही होती है तो द्वेष उत्पन्न होता है और मनचाही होती है तो राग। इस राग द्वेष का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, चाहे क्षणिक अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, पर पड़ता अवश्य है। बार बार होने पर इसका प्रभाव क्यूमुलेटिव संचयी हो जाता है। इस प्रकार उनके प्रति तृष्णा पैदा हो जाती है और यह तृष्णा संस्कार डालती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। भूखे मर रहे हैं लेकिन कमाल बात यह है कि कोई मानने को राजी नहीं है। पर सेविंग तो है ना अभी। यार पता थोड़ी है कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, और वैसे भी हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास इतनी सेविंग होती कहाँ है। पता ये जो मिडिल क्लास होता है ना, ये शोषा में निकल जाता है। इनका पूरा जीवन किश्तों पर होता है, घर किश्तों पर, गाड़ी किश्तों पर, टीवी किश्तों पर, फ्रिज किश्तों पर, एसी किश्तों पर, फोन भी किश्तों पर, फिर बच्चों की स्कूल की फीस और वो ट्यूशन फीस अलग से। बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है फिर वो अगर कोई बीमार हो गया तो वहां चला जाता है, और जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है वो फिर गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, फैमिली में जो फंक्शंस होते हैं वहां चला जाता है। सेविंग कहाँ हुई हमारी। ऊपर से अगर किसी को ये बोल दो कि पैसे खत्म हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में कैसे सरवाइव करेंगे। तो उनको ये लगता है कि भैया हम झूठ बोल रहे हैं, इतना सब कुछ तो है हमारे पास, ये कैसे भूखे मर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो राशन बांट रहे हैं ना गरीबों को, उनसे मांगकर हम उन गरीबों का हक ना छीन लें। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी टैक्स और किश्तों में दम तोड़ रहा है। कम से कम एक बात तो अच्छी हुई कि गवर्नमेंट ने किराया माफ करा दिया। किराया माफ नहीं कराया है, बस आगे सरका दिया 3 महीने के लिए। पर 3 महीने बाद रेंट कहाँ से देंगे। कौन समझाए उनको, कौन समझाए कि भैया इस लॉकडाउन में कमाई नहीं हुई है तो सेविंग है, उससे बस थोड़ा थोड़ा खा के हम गुजारा कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक सरवाइव कर सके। अब आने वाले 3 महीने बाद हमें इन 3 महीनों का किराया तो देना ही है, तब का भी देना है, चाहे कमाई हुई हो या नहीं, चाहे सेविंग हुई हो या नहीं। आज इस कोरोना वार से तो हम जीते जाएंगे, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद हम सरवाइव कैसे करेंगे। और अगर सरवाइव कर गए तो हमेशा की तरह 2 चीजें जरूर करनी है। कौन सी 2 चीजें। एक वोट, दूसरा टैक्स। अच्छा तो है,
कम से कम उन 2 चीजों के लिए हमें उस वक्त याद तो किया जाता है। सुनो ना, हाँ आम आ गए हैं, लाओगे? यार तुमसे कुछ छिपा थोड़ी है, ये बस लॉकडाउन की बात है। जैसे तैसे दाल रोटी खाकर गुजारा कर लो, उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर क्यों नहीं, लाऊंगा ना सब कुछ। ठीक है ना? ठीक है। कोरोना की इस महामारी के बीच एक 3 BHK घर में रहने वाले महेश जी ने एक NGO के कर्मचारी को कॉल किया और कहा कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो भेज दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। वह NGO का कर्मचारी तुरंत 2 टाइम का खाना लेकर निकल पड़ा। दिए गए एड्रेस पर पहुंचा, देखा कि ये क्या, बाहर गाड़ी खड़ी है, एक बाइक भी है, गमले भी है, बाहर से आलीशान घर दिख रहा है। कर्मचारी ने फोन किया और पूछा, मुझे आपका घर मिल नहीं रहा, कृपया बाहर आएंगे, मैं उसी गली में खड़ा हूं और शायद गलत घर पर आ गया हूं। फोन पर महेश जी बोले कि भैया प्लीज बाहर खड़े मत रहिए, कोई देख लेगा, अंदर आ जाइए, आप सही घर के बाहर खड़े हो। कर्मचारी का नाम सतीश। महेश भाई ने दरवाजा खोला, सतीश अंदर गया और देखा कि इतना जबरदस्त घर है, इतना बड़ा टीवी और दिखने में रॉयल घर। एकाएक सतीश को बहुत गुस्सा आ गया और बिना कुछ जानकारी लिए चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपको शर्म नहीं आती? महामारी फैल रही है, लोगों की जान खतरे में है, हजारों लोग गरीबों के लिए मुफ्त में खाना भेज रहे हैं और आप इतने अमीर होने के बावजूद फोन करके खाना मंगवा रहे हो। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि आप एक गरीब के लिए बना खाना मंगवा रहे हो? वो गरीब जिसके पास आज कोई काम नहीं है और ना ही घर में पैसा। महेश भाई बोले, बेटा मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, मेरी बात सुनो। सतीश बोला, अब सुनने को क्या रह गया है, आप अमीर लोगों की वजह से ही दिक्कतें बढ़ रही है समाज में। महेश भाई बोले, बेटा ऐसा नहीं है, ये घर जो तुम देख रहे हो वो हमारा नहीं है, हमने रेंट पर लिया था। सतीश बोला, मुझे ये सब नहीं जानना, ये बताइए ये खाना क्यों मंगवाया? रेंट देने के पैसे हैं और खाने के नहीं, क्या मजाक करते हो आप? महेश भाई बोले, देखो बेटा, हम 4 लोगों का परिवार है, मैं, मेरा बेटा, बहू और पोता। पत्नी कुछ साल पहले ही शांत हो गई थी। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, इसीलिए बेटा बहू को मायके छोड़ने गया था और लॉकडाउन घोषित हुआ तो वो वही अटक गया। लॉकडाउन को 1 महीना हो गया है, मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खर्च हो गए। बेटे से कहा था इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। बहू से हमेशा कहता रहा कि हमारे पूर्वज तो 4 से 6 महीने के गेहूं, दाल आदि सामग्री घर पर रखते थे, तुम भी स्टोर कर लिया करो, भविष्य में कभी ना कभी काम आएगा और सस्ता भी पड़ता है, बचत भी होती है। लेकिन बहू मॉडर्न विचारों वाली थी, उसे गेहूं पीसने पसंद नहीं, इसलिए बाजार से रेडीमेड आटा ले आती और खाना बनाती। महीने में 15 दिन तो बाहर से ही खाना आता था। बेटा हमेशा से बेटे को कहा कि घर पर कुछ पैसे नकद हमेशा रखने चाहिए, लेकिन मेरी एक न सुनी। इन्वेस्टमेंट के नाम पर सारे पैसे इधर उधर दे दिए। आज घर की तिजोरी खाली है। बेटे को कहा था कि बाइक है तो कार की क्या जरूरत है, लेकिन बेटा नहीं माना, EMI पर कार खरीद ली। पोते को साधारण स्कूल में डालने को कहा तो बेटे और बहू ने हंगामा खड़ा कर दिया। एजुकेशन लोन लेकर बड़ी स्कूल में डाला। हर महीने जब पैसे भरने की बारी आती है तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। रेंट भरे, किश्त भरे या ब्याज भरे, और सब भरने के बाद बचत नाम की कोई चीज नहीं। शॉपिंग के नाम पर क्रेडिट कार्ड से अनगिनत कपड़े खरीदे, और जब पैसे भरने की बारी आती है तो घर में फिर हंगामा होता है। जब हम छोटे थे, गाँव में थे, खेती करते, 2 वक्त का खाना आराम से मिल जाता, परिवार के साथ वक्त बिताते, रोज माँ हमें खाना खिलाती, सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, छोटा सा घर था, खुश थे। आज इस शहर में इतना बड़ा घर है, लेकिन सर पर इतना बोझ है कि अब पछतावा हो रहा है कि गांव छोड़कर क्यों आए हम, और आए तो क्या लेने आए। ये दुखों का पहाड़। दिखावे वाली दुनिया में नकाब हटाओ तो हर मिडिल क्लास आदमी दुखी है। वो अपने तरीके से जी नहीं पाता। स्टेटस के नाम पर समाज ने इतना बोझ सर पर डाल दिया है। बेटा मेरी एक न सुनी। मैं इधर इतने बड़े घर में अकेला हूँ। बेटे ने एक फोन नहीं किया ये जानने के लिए कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। अमीर तो अपना परिवार संभाल लेते हैं पैसों के दम पर, गरीबों को देने वाले बहुत है। हम मिडिल क्लास बाहर जाकर मांग भी नहीं सकते। बचपन में कुछ जरूरत पड़ती तो मांग लेते, शर्म नहीं आती थी। आज स्टेटस नाम के इस ढोंग ने हमारे हाथ बांध लिए हैं। बेटा सतीश, घर पर एक दाना नहीं है, इसीलिए तुम्हें फोन किया था।
महेश भाई की इस दुख भरी कहानी सुन सतीश को भी रोना आ गया। सतीश बोला, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। सतीश को अपने एनजीओ से घर ले जाने के लिए कुछ राशन मिला था। वो पैकेट गाड़ी की डिक्की से निकालकर महेश भाई के हाथों में थमा दिया। महेश भाई की ऐसी स्थिति थी कि मना भी नहीं बोल पाए। सतीश बोला, यदि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं, जिस समाज के लिए आप जी रहे हो वो समाज आपकी मदद करने नहीं आ रहा। शर्म के पर्दे ने न जाने कितनों के हाथ बांध लिए हैं, और क्या पता आपके अड़ोस पड़ोस में कोई और आपके जैसा होगा तो। दोस्तों, भारतीय संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं। यह काल्पनिक कहानी कई परिवारों की हकीकत भी हो सकती है। यदि आपकी भी ऐसी स्थिति है तो खुलकर अपने अड़ोस पड़ोस में मदद मांगिए, और यदि आपके आसपास कोई ऐसा है तो उनकी मदद कीजिए। इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट कर हमें बताएं, और सब मिडिल क्लास लोगों तक इस कहानी को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मजदूरन के खून में कवन मिठाई हो, चूसल चाहे हर कोई। हम मजदूरन के खून में कवन मिठाई हो, चूसल चाहे हर कोई। चूसल चाहे हर कोई, चूसल चाहे हर कोई। हम मजदूरन के खून में कवन मिठाई हो, चूसल चाहे हर कोई। हम मजबूरन के खून में कवन मिठाई हो, चूसल चाहे हर कोई। मगोगा एमपी, महोबा झांसी। झांसी आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चलेगा तो लोग पैदल का जाएगा। लो लो यहाँ से चले जाओ ISBT स्टैंड बस अड्डे, वहाँ पे बचाव का रास्ता है। खाना रहने की भी व्यवस्था नहीं हो जाएगी, और वहाँ से बस से तुम्हें भिजवा दिया जाए। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले
थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस फुटती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा। मास्क लगाओ, जान बचाओ। बीते दिनों की कोई कहानी याद न कैसे आए, वो जो आंखों में आई दिल में समाई कैसे कोई भूल पाए। बीते दिनों की कोई कहानी याद न कैसे आए, वो जो आंखों में आई मन में समाई कैसे कोई भूल पाए। बीते दिनों की कोई कहानी याद न कैसे आए, वो जो आंखों में आई मन में समाई कैसे कोई भूल पाए। आओ फिर एक बार आओ ना साथी, तुम मेरे जीवन में सारी सुख दुख की जो बातें हो तो मन हल्का हो जाए। हमने भोर में जाके फूल चुने रहे झूलों की बाहों में, बंसी बजाई गीत भी गाए फूलों की छाओं में। हमने भोर में जाके फूल चुने रहे झूलों की बाहों में, बंसी बजाई गीत भी गाए फूलों की छाओं में। फिर आई एक दिन हमें दूरी जीवन की राहों में, फिर आई एक दिन हमें दूरी जीवन की राहों में। देखो अब जो मिले हैं फिर से हम तुम मन में जाओ समाए। बीते दिनों की कोई कहानी याद ना कैसे आए, वो जो आंखों में आई मन में समाई कैसे कोई भूल पाए। कैसे कोई भूल पाए। कैसे कोई भूल पाए। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়, অসীম চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।
পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবে কি রে হায়, খুশি চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়, ও সে চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। আয় আরেকটি বার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়, মোরা সুখের দুঃখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তাই। আয় আরে একটি বার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়, মোরা সুখের দুঃখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তাই। পুরানো সেই